हाँ जी बेटा, देखिए हम पढ़ रहे थे रिकंसलेशन स्टेटमेंट। इसकी वीडियो में एक पहले डाल चुके हैं, ठीक है। रिकंसलेशन स्टेटमेंट की जैसे मैंने बताया था कि आपने अपनी कक्षा 11वीं में और सीए फाउंडेशन के अंदर बीआरएस पढ़ा है, बैंक रिकंसलेशन पढ़ा है, ऐसे ही रिकंसलेशन स्टेटमेंट आपका क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी होता है, जो कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा दिए गए प्रॉफिट को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा दिए गए प्रॉफिट को रिकंसाइल करता है। क्योंकि दोनों के प्रॉफिट क्या आते हैं मेरे बेटे जी, अलग अलग आते हैं। और क्यों अलग अलग आ रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने सिद्धांत है काम करने के और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने सिद्धांत होते हैं काम करने के, इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट भी इनके अलग अलग आते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कर रहा था, एक बेसिक क्वेश्चन करा था और एक बड़ा वाला क्वेश्चन करा था, क्लियर है। और दो क्वेश्चन हमारे बचे थे स्टडी मॉड्यूल से, हालांकि आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन स्टिल मैं इन क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए। और इससे मुझे जो बातें और बोलनी होंगी मैं एक्स्ट्रा बातें पहले एड ऑन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो दो इलस्ट्रेशन हमारी होने वाली है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। उसको खत्म करेंगे और ये वाला चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद कल वाले लेक्चर्स के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को, क्लियर है। नहीं है, इसे आप सर्विस कॉस्टिंग वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी के सामने इलस्ट्रेशन नंबर 6 नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कह रहे फाइनेंशियल डेटा है जो आपने पढ़ा था ना 11th 12th में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकाला गया डेटा है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लिमिटेड, किस ईयर का है, 31 मार्च का डेटा आपको दे रखा है। डेटा में क्या दे रखा है आपको, आपको बोल रहा है सेल्स करिए 25 लाख की, 25 लाख में 20,000 यूनिट आती है। जिस ऑब्वियस बात है, सेल करिए तो प्रोडक्ट बनाया होगा क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बातें होती हैं। तो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगी, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री के खर्चे लगे, मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगे, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे लिए गए हैं, सेलिंग करने में खर्चा है और फिनिश गुड्स 1230 यूनिट अभी हमारे पास बच रहा है, क्लियर नहीं है। मतलब इतना माल बेचने के बाद ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स इतना माल बच रहा है, क्लियर ही नहीं है। उसके बाद हमें हाँ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, मटेरियल का दे रखा है, लेबर का दे रखा है और फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस बता रखा है आपको WIP, और गुडविल रिटर्न ऑफ बता रखा है आपको, और इंटरेस्ट ऑन लोन बता रखा है आपको, क्लियर ही नहीं है। ये वाली बातें आपको दे रखी है। ये सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, A to Z फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब नीचे इन्होंने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दी, इन्होंने बोला इन कॉस्ट रिकॉर्डिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। क्या लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या, सोल्ड, जितनी यूनिट बिकी है उन्हीं के ऊपर सेलिंग ओवरहेड लगेगा। समझ नहीं रहा, आपने बनाई कितनी, सोचो अगर आपने बनाई है 30,000 यूनिट तो सेलिंग ओवरहेड 30,000 पे नहीं लगेगा, बेची आपने 20 है ना तो 20 पे लगेगा सेलिंग ओवरहेड सोल्ड यूनिट पे। प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट गॉट विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल गॉट। कह रहे हैं कि आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखा दो, क्लियर है। इन्होंने मात्र रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगी है, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि बीआरएस के अंदर क्या होता था मेरे बेटा जी, कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस मिलता था ना, तो ऑब्वियस बात है एटलीस्ट कुछ तो दे दे, एज पर प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एज पर प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ तो दे दे। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने लंबा चौड़ा डेटा दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग और एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। तो दोनों के प्रॉफिट आप देखना, दोनों के प्रॉफिट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। और हमें क्या करना है, उन प्रॉफिट को लास्ट में क्या करना है, रिकंसाइल करना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। चलिए तो फटाफट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में निकालते प्रॉफिट लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हो आप सभी को पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, याद आया नहीं आया, जो कक्षा 11वीं के अंदर आपने लास्ट में पढ़ा था। बिल्कुल वही चीजें हमें यहाँ पर बनानी है। बात क्लियर हो गई, इधर देखना, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 6 है, इलस्ट्रेशन 6 ये मॉड्यूल न्यू कोर्स, मतलब न्यू बुक जो बनी है इस वक्त न्यू कोर्स की, उसका है। हालांकि पुरानी में भी यही दे रखे हैं, ठीक है ना, सिर्फ कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड व्हाट 31st ऑफ
मार्च। पर्टिकुलर अमाउंट ये तुम लिखना। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको दे रखी है सेल 20,000 यूनिट, कितने रुपए की, 25 लाख रुपए की। आप सभी को पता है सबसे टॉप पर आती है यहाँ पर सेल आपकी, बोलो हाँ ये ना, बाय सेल्स 20,000 यूनिट्स। क्लियर है बेटा, कितने रुपए की, फटाफट बोलो, 25 लाख रुपए की, क्या बात है। उसके बाद क्या लिखा है, खर्चे लिखेंगे। आपको पता है कौन से खर्चे आते हैं आपके ट्रेडिंग में, डायरेक्ट खर्चे, तो मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये डायरेक्ट खर्चे हैं। ऑफिस और सेलिंग वाले खर्चे क्या जाते थे, पीएनएल में नीचे की तरफ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, तो यहां लिखेंगे 2 मटेरियल, 2 वेजेस, 2 फैक्ट्री वाले खर्चे, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हैं आप। कितने रुपए, 10 लाख, 5 लाख और 4.5 लाख। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि आप इसे ट्रेडिंग भी अकाउंट कह सकते हो, मतलब एक हम लिख सकते, लेकिन ऑल दो उसका पूरा मीनिंग पीएनएल ही है। मकसद क्या होता है, ट्रेडिंग वर्ड हम लगा देते हैं, मकसद हमारा पीएनएल निकालना होता है, प्रॉफिट लॉस। हाँ, 10 लाख, 5 लाख और 4.5 लाख, क्लियर है ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा स्पेस देखिए क्या करते हैं, नीचे लिख भी देते हैं, क्या लिख देते हैं बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे और सेलिंग वाले खर्चे। बोला है नहीं बोला हुआ इन्होंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना देर का है बोलो फटाफट से। ये हो गया, ये देर का है आपको 260, ये देर का है 180। ये हो गया आपका 2,60,000 और ये आपका 1,80,000, सही बात है। उसके बाद क्या देर का है, ये क्लोजिंग यूनिट देर की फिनिश गुड्स की 1,230 यूनिट, 1.5 लाख रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, बाय फिनिश गुड्स। आप ऐसा भी कह सकते हो, अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो बाय, बोलो क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हारे मन में एक सवाल याद आ रहा होगा, यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता था, दे ही नहीं रखा तो क्या लिखोगे, है ही नहीं हमारे पास, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ फिनिश गुड्स बच रहा है और WIP भी दे रखा है आपको। देखो फिनिश गुड्स कितना है, 1.5 लाख, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना दे रखा है आपको, 70। इस 70 में 30,000 का मटेरियल है, 20,000 की वेजेस लेबर है और फैक्ट्री है, क्लियर है। ये 70 आया, तो ये 1.5 और ये 70, ये टोटल कितना हुआ, 220। ये टोटल हुआ मेरे बेटा 2,20,000। चले बेटा आगे। अच्छा, गुडविल रिटर्न ऑफ, इट्स लाइक ए डेप्रिसिएशन, इट्स लाइक ए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, ये भी खर्चा हमारा, कितना, 2,20,000। ये भी लिखते हो ना आप, कहाँ, यहाँ पे, टू गुडविल रिटर्न ऑफ और टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना था मेरे बेटा, और ये, सही बात है, खत्म कहानी। जो डेटा हमने कर लिया, निकाल दो प्रॉफिट लॉस। कैसे करोगे, वो ऐड करो, 25 इसे ऐड करो, 25 लाख प्लस 2,20,000 माइनस करो 10 लाख, 5, 4.5, तो ये आपका निकल गया मेरे बेटे जी 27,70,000, सही है। और आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट का कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन, ऐसे करते हो। यहाँ टोटल लिख देना मेरे बेटा, बाय और कोई फर्दर इनकम हमारे पास नहीं है, नहीं है ना, इसमें से लेस करो, -260 -180 -2,00,000 -20, ये बच गया हमारे पास व्हाट, नेट प्रॉफिट। कितना, 21 लाख
10,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई इतनी? सिंपल था, नॉर्मल था। बोलो हाँ या ना। जैसे आप बनाते थे अपनी लेवल में, बिल्कुल वैसे ही है। चलो, कॉस्टिंग के अंदर पीएनएल नहीं बनता। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए बनाई जाती है कॉस्ट शीट। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेस है जर्नल, कॉस्टिंग का बेस है कॉस्ट शीट। और इसका मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही आपको फॉर्मेट क्लियर कर दिया था। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो होता वही है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एक्सपेंस और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। बट यहाँ क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले कॉस्ट दिखाते हैं सारी लाइन वाइज। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर कॉस्ट कह दो, पर्टिकुलर एन अमाउंट। डंडे वंडे आप खींच लेना, मैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ना हम दिखाते हैं मेरे बेटे डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? वो खर्चे जब तक वो खर्चे नहीं किए जाएंगे प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा आगे अगर ये टेबल है ना, ये टेबल है, ठीक है ना, तो टेबल को बनाने के लिए कील फेविकॉल नहीं चाहिए, पहले चाहिए लकड़ी। तो लकड़ी का खर्चा जो कह रहा है वो डायरेक्ट खर्चा है, और जो कील फेविकॉल है वो है इनडायरेक्ट खर्चा। तो इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट के पीछे ऑटोमेटिक आता है, तो डायरेक्ट खर्चा पहले लिखा जाएगा क्योंकि उससे ही प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है? अब ऑब्वियस ही बात है मेरे बेटा जी, बड़ी बड़ी मशीनरों, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ना जो स्टाफ होता है, जो स्किल्ड लेबर होती है, जो कंप्यूटर पे काम करती है, जो अकाउंटेंट काम करता है, वो इनडायरेक्ट लेबर है एक्चुअल में। उनकी नीड हमें पहले नहीं है, हमें पहले जरूरत है लेबर की। लेबर कौन? जो मशीन चलाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिकेगा क्या? जब तक बिकेगा नहीं तो भैया ये स्टाफ करेगा क्या, कंप्यूटर वाला? समझ रहे हो ना? क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं वो है हमारे ये कौन कौन सा, मटेरियल और वेजेस। ठीक है, मटेरियल और वेजेस। तो बेटा मटेरियल ले लो और वेजेस ले लो। तो बेटा मटेरियल कितना बोला हुआ है? 10 लाख। और वेजेस कितना बोला हुआ है? 5 लाख। इनमें कोई बदलाव नहीं बोला हुआ। बदलाव का मतलब मेरा यह है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल की वैल्यू अलग है, वेजेस की वैल्यू अलग है। इससे मैंने क्या करा, फाइनेंशियल में भी ये लिया और कॉस्टिंग के अंदर भी मैं सेम ले रहा हूँ, कुछ बदलाव बोला ही नहीं है। जब हम इन्हें ऐड करते हैं ना डायरेक्ट खर्चों को, तो मेरे बेटा हमारी निकलती है प्राइम कॉस्ट। क्या निकलती है? प्राइम कॉस्ट। ये जो प्राइम कॉस्ट होती है इसे हम बेसिक कॉस्ट कहते हैं। बेसिक कॉस्ट का मतलब होता है अगर ये नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये वाली लागत तो चाहिए ही चाहिए, जरूरत है इसकी तो हमें। समझ गए? इसके बाद डायरेक्ट खर्चे के बाद जोड़ना शुरू करते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चों को मैंने नाम बताया था ओवरहेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरहेड। इनडायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनका नाम रखा जाता है कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड। ओवर दी हेड। ओवर दी हेड का मतलब होता है ओवर दी हेड, इनके अलावा जो हो रहा है। ओवरहेड ही एक ऐसा खर्चा होता है जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। प्राइम कॉस्ट सब सेम लगाते हैं। समझ गए ना? समझ गए। लेकिन ऑब्वियस बात है ओवरहेड सबके अलग अलग होते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब ओवरहेड 3 लेवल पे थे, फैक्ट्री लेवल, ऑफिस लेवल और सेलिंग लेवल। तो ऐसी सिक्वेंसिंग में हम ऐड करेंगे, फैक्ट्री लेवल पे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, फिर सेलिंग लेवल पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? फैक्ट्री लेवल पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ऐड फैक्ट्री में होने वाले ओवरहेड। फैक्ट्री के होने वाले ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर ही नहीं है? अब तुम देखोगे ना यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड फाइनेंशियल में क्या लिखा हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख। लेकिन इन्होंने नीचे कुछ बोला है। बोलो क्या लिखा है? कह रहे इन कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट वेजेस का 100%। ओहो, वेजेस कितनी है तुम्हारी? 5। तो 100% ऑफ वेजेस। समझ गया ना? मतलब क्या ले लू? डिट्टो डिट्टो 5 लाख। जब आप इसे ऐड करते हो ना मेरे बेटा, सुनो, जब आप इसे ऐड करते हो तो ये निकलती है तुम्हारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस, जिसे मैंने बोला था आप इसे क्या कह सकते हो? आप इसे वर्क कॉस्ट भी कह सकते हो, तो काम करने की लागत। आया? इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। बात क्लियर हो गई? मेरे क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन नहीं है। देखो WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब पता क्या है?
कार्य प्रगति पर है, मतलब पता क्या है, आधा काम हो चुका है, आधा काम होना बाकी है, मतलब आधा अधूरा काम। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने जैसे अगर आज आपको ये पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो ये नया चैप्टर होता तो मैं आज आपको सारा पढ़ा दूंगा, नहीं, ऑब्वियसली बात है आज मैं कुछ अधूरा छोड़ूंगा जिसे मैं अगली क्लास में पूरा करवाऊंगा। सही बात है ये नहीं है, बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो यानी कि क्या ना, आज का क्लोजिंग WIP, अगले का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग वाला ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग वाला मतलब पुराना अधूरा काम पहले पूरा किया जाएगा और इस अधूरे को पूरा करके क्या बनाया जाएगा, फिनिश गुड। समझ गए? फिर तुमने नया काम पकड़ा, नए मटेरियल, नया वेजेस, नया फैक्ट्री ओवरहेड पकड़ा और इसमें से जो अधूरा रह गया उसे माइनस कर दिया। क्यों? समझ आई नहीं मेरी बात? पहले आपने इसको पूरा किया, फिर तुमने नया काम पकड़ा, उस नए काम में जो अधूरा रह गया उसे माइनस कर दिया। क्योंकि हमारा मकसद पता है क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि हमने टोटल कितना माल बना दिया है और उस माल को बनाने की क्या लागत आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, यहाँ पे टिपिकल है, थोड़ा समझना, पहले बता रहा हूँ और ये बात मैं बस पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, इसे थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि आप पहले अधूरे को पूरा करोगे तो पुराना वाला अधूरा काम पूरा हो जाएगा, तो ये फिनिश गुड्स पहले बनेगा और जो अब अधूरा रहेगा उसे माइनस कर दो। तो जब तुम आंसर निकालोगे ना तो तुम्हारा निकलेगा कि तुमने नेट कितना काम पूरा कर लिया, कितनी यूनिट बना दी है, ठीक है, और उनकी लागत कितनी आ रही है, आया या नहीं आया। क्लियर है? तो तुम्हें क्लोजिंग दे रखा है WIP कितना, 70 माइनस करने वाला, तो 20 में से 70 जाएंगे तो 19,30,000 आएगा। सही बात है ये नहीं है? इसे आप बोलते हो नेट, ऊपर था क्या, ग्रॉस, ये आ गया नेट, जितना माल बना ना उनकी फैक्ट्री कॉस्ट माल। बोलो हाँ ये ना, सही बात है ये नहीं है? चलो बड़े आगे। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर तुम देखोगे कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने हैं, 260, सॉरी कॉस्टिंग कह रहा हूं, फाइनेंशियल में कितने हैं, 260। लेकिन नीचे कुछ बोला है इन्होंने, पढ़ो जरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना, फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, निकल गई फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी तुम्हारी, 19,30,000, 1,93,000। सही बात है? ये कितना आ गया तुम्हारा, 21,23,000। ये जब तुम ऐड करते हो तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो तुमने माल बनाया है ना उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, आया। इसके अंदर अब हम ऐड करवाते हैं, पता है क्या, ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करवाते हैं क्या, WIP की तरफ बिल्कुल, क्लोजिंग। और पता है बच्चे, बताओ एक बात, इसको लेस करने के बाद ना जो निकलता है वो निकलता है जो तुमने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आप तो ऐसे निकालते थे, और देखो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे निकालती है, कॉस्ट ऑफ इतनी मेहनत होती है इसमें, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वहाँ फॉर्मूले लगते हैं या फॉर्मूले नहीं लगते, यहाँ दिमाग लगता है। क्लियर ही नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डेटा देने का काम जो है ना वो कॉस्ट करता है। मतलब अगर कॉस्ट काम ना करे तो फाइनेंशियल में डेटा ही नहीं आएगा, कि वो रिकॉर्ड क्या करेगा। आप समझ पा रहे मेरी बात? वो पूरा एनालिसिस है। एक्चुअली देखो मैंने आपको बारह बोला, फाइनेंशियल बाहर की रिपोर्टिंग करवाता है, बाहर वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। कॉस्टिंग जो है ना वो अंदर की बात है, आप समझना। अब कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सिर्फ इस पे काम करता है। आप सोचो ना, आप सोचो, हम जब भी आपको पढ़ाते तो डिसाइड करते हैं कि हमारी क्या कॉस्ट आएगी और हमें एक बच्चे से कितना चार्ज करना चाहिए, लेकिन ये बातें हम किसी को बताते हैं क्या, नहीं। तो कॉस्टिंग अंदर का मामला है, समझे ना। और फाइनेंशियल क्या है, जो हम बताते हैं कि ये लेंगे पैसा, ये डिस्काउंट है, समझे, ये बाहर की रिपोर्टिंग है, समझे, ये फाइनेंशियल कॉस्ट का अंतर है। अब देखो, अब ये ऐड क्या हुआ, देखो इतना माल बनाया, इतना माल पहले से था, क्लोजिंग में देखो ओपनिंग में पहले से कितना माल था बना बनाया जो बेच सकते थे, इतना और बना दिया, तो इतना माल था हमारे पास टोटल बेचने के लिए, और जो बच गया जो अभी तक बिका वो लेस कर दिया मैंने, तो कितना माल बिका पता लग जाएगा। बोलो हाँ ये ना,
और पता है कितना माल बिका, ये देखो, मैं कॉमन सेंस लगा ना, क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग यूनिट 1230 यूनिट, ये क्लोजिंग है, बुद्धि का प्रयोग करना। और तुम्हें ओपनिंग दे रखी, दे ओपनिंग का दे रखी है, वो यूनिट बिकी है, वो यूनिट है सोल्ड वाली। तुमने पता है बनाई कितनी है, मतलब 21,230 यूनिट। सोच लो भाई, 21,230 बनाई, पहले से तो कुछ थी नहीं, इतनी बच गई, तो बाकी बिकी कितनी, 20। बोलो हाँ ना। तो देखो फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने ना, ऐसा ना निकले। आप बोलोगे, यहां देखो, मेरी बात, इतनी यूनिट इतनी की पड़ी, तो 1230 की निकालना वैल्यू, आया नहीं आया, आया नहीं आया। 1,23,000। क्लियर है ना, क्या निकला अमाउंट, 20 लाख निकल गया मेरे अकॉर्डिंग, है ना बेटा। अब तीसरे लेवल का, तीन दो ओवरहेड हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, अब आएगा तीसरा, जब सामान बेचते हैं, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और उसने क्या बोला था, जितनी यूनिट बिकी है, हर यूनिट पे कितना ओवरहेड लगेगा, सेलिंग ओवरहेड, 10 रुपए का, 10 रुपए, कितना, ये कहलाती है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल। सेल करने तक जो सामान बिका है ना, तो सेल तक का कॉस्ट 22 लाख आया, सेल तक का कॉस्ट, मतलब बिल्कुल सामान बिक गया और बिल्कुल बिकने तक की कॉस्ट है हमारी। और ये अब दोनों में अंदर है, यहाँ हेरा फेरी चलती है, आप समझ रहे हो। आप देखना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तुम पता क्या करते हो, जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, और तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ तक कोई क्या बोल देते हैं, सीयूजीएस बोल देते हैं। और जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नीचे से शुरू होता है, पीएनएल में जाता है वो मामला। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड आ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो पार्ट है ना प्रोडक्ट के, कहीं ना कहीं। वहां मैंने बोला ना, सिद्धांत दोनों के अलग अलग है, ठीक है ना, ये है। बट जब हमें मजा पता है कब आता है, जब हम इन्हीं सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल्स को और कॉस्ट को इतनी अच्छे से पढ़ते हैं कि हम इनको मतलब ये मतलब दो बच्चों की तरह पालते हैं। अरे अच्छा ये ऐसे करते हैं, हमारा ये इसके, अरे इसकी हरकतें ऐसी हैं, अरे इसकी हरकतें, आप समझ रहे हैं। ये अब मैं डिफरेंसेस देख पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने दोनों को अच्छे से पढ़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है कि वहां कैसे चलता है, यहाँ कैसे चल रहा है काम, आया। और जब पता है क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग जितनी, या तो ये अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन पैदा करती है, वो दिक्कत देगी तुम्हें। और ये अंडरस्टैंडिंग अगर कंफ्यूजन पैदा नहीं करी, तुम समझ गए खेल को, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तुम ऐड करोगे किसे, अपने मार्जिन को, विच इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। और फिर तुम्हारी क्या वैल्यू निकलेगी, सेल। और सेल की वैल्यू शायद इन्होंने कितनी रखी है, 25 लाख की सेल करी है, भाई सेल तो सेल नहीं रहेगी, तो बीच का मार्जिन कितना आ रहा है यहाँ। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ऊपर तो कुछ और ही आ रहा था, मुझे लग रहा है मैंने ऊपर गड़बड़ करी है। बट इसको निकालना यार, ये गलत लग रहा है। 25 लाख प्लस 2 20 माइनस 15, हाँ तो वही देखो, वहां 3 लाख हो गया, 27 लाख, 770 आ रहा है बेटा। चेक करने देखो, 770 ही आ रहा होगा। यहाँ भी लिखते वक्त गड़बड़ हुई है, मतलब माइनस करते वक्त 770 आ रहा है ना। फिर इसमें से माइनस करो कितना, 260, 180, 220, 110,
ठीक है, अब खुद देखो यहाँ पे फाइनेंशियल्स ने क्या दिया प्रॉफिट, 1,10,000 और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या प्रॉफिट दे रही है 3,00,000। अंतर दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब ये अंतर आ रहा है, इस अंतर के लिए हम क्या बनाएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कह रहे हो? भाई एक्चुअल में तो खुद सोचो ना कि कोई भी होगा वो तो अपनी सारी लागत वसूल करेगा ना, भाई कुछ भी बेचेगा पूरी लागत वसूल करेगा ना, आप ही सोचो। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो वो कॉस्ट भी ली जाती है जो फाइनेंशियल में ली भी नहीं जाती। एग्जाम्पल, मेरी अपनी जगह है, अपनी जगह पे कोचिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते नहीं 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 नहीं, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तू किराएदार रख सकता था यहाँ पर, तू रेंट कमाता, तूने रेंट सेक्रीफाइस किया, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट। मांग अपने ग्राहक से, समझ गए, वो फीस है तुम्हारी, समझे? लुटेरा आदमी। बात के ले लो भाई, इवन ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेता है, इवन बहुत नोशनल कॉस्ट भी ये कहते हैं जी सब नोशनल कॉस्ट, एक्चुअली में इंकर्ड नहीं हो रही। अब जो इंकर्ड नहीं हो रही वो खर्च नहीं हो रही, जो खर्च नहीं हो रही वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक्चुअल कॉस्ट लिखी जाती है। इवन वो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं होता, उसको भी लेता, वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल, वो कॉस्ट अकाउंटिंग लेती है उसे। फाइनेंशियल में तो कोई यूज नहीं है इंटरेस्ट ड्राइंग का, इंटरेस्ट कैपिटल का, यहाँ पे बहुत तगड़ा यूज है। तो कहता नहीं 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 मालिक, तू पैसा किसी और को देता तो ब्याज कम आता, तूने वो पैसा कहाँ लगाया, धंधे में, तो तेरा इंटरेस्ट मर रहा है, वो ले इससे अपने है। देखो एक्चुअली क्या होता है, यही चीजें डिस्काउंट में भी तो चली जाती हैं, नोशनल कॉस्ट का तो डिस्काउंट चला जाता है, समझ पा रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझोगे ना ये तुम्हें बताएगी, कितने बताएगी मालिक एक बिंग एंटरप्रेन्योर आप कहाँ से, हम कॉस्ट को भी प्रॉफिट बना देते हैं, कॉस्ट भी प्रॉफिट बन जाता है, समझ पा रहे हो। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिखा देती है कि तुम कहते कॉस्ट कॉस्ट से हो, लेकिन एक समय का तो कॉस्ट कॉस्ट है वो प्रॉफिट होने लग जाता है, और वो क्या होता है, वो कहानी है पूरी। बहुत मजा आता है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में। हाँ जी, इधर देखो, यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दो या कॉस्ट रिकॉर्ड्स लिख दो। आपने कॉस्ट रिकॉर्ड के थ्रू कितना प्रॉफिट निकाला था, 3,00,000। हमको पता है जैसे कैश बुक से कहां पहुंचते थे, पासबुक पे, और पासबुक से कहां पहुंचते थे, ऐसे ही यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट से कहां पहुंचोगे, फाइनेंशियल पे, और ऊपर फाइनेंशियल लिखोगे तो क्या पहुंचोगे, कॉस्ट पे। और अच्छा हमें तो कॉस्ट से फाइनेंशियल पे जाना है, फाइनेंशियल में कितना प्रॉफिट आ रहा था, 1,10, तो यानी कि हमारा आंसर 3,00,000 से शुरू होगा और कहां पहुंचेगा, 1,10 पे पहुंचेगा, ऑटोमेटिक पहुंचेगा, देखना। और मैंने क्या सिखाया था, इसको करने का एक तरीका है, इसको करने का एक तरीका है, अपने हाथों को नाम दे दो। यहाँ पे मैंने लिखा सी, कुछ और नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। और यहाँ पे मैंने लिखा एफ, क्या लिखा, एफ, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, और ये झापड़ किसका है, कॉस्ट का, और झापड़ किसका है, फाइनेंशियल का। बात क्लियर हो गई। अब अंतर देखना, मैं तुम्हें पहला क्विक अंतर दिखाता हूं, इधर देखो, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। पहला अंतर देखो सीधा, गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट और लोन, ये हमने यहां लिया था, लेकिन कॉस्ट में लिया था, ये नहीं लिया था। अब कुछ सोचो, आपको देखना प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मुझे बताना। मैंने ये खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिए, 2,00,000 का खर्चा और 20,000 का खर्चा, सोचो मैंने खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मैंने खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिए। अगर मैंने खर्चे कॉस्ट में नहीं ले रखे
तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा? खर्चा नहीं ले रखा मैंने कॉस्ट में, तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? इनकी यहाँ पे कम आ रहा होगा, यहाँ खर्चे ले रखे हैं। मुझे कहाँ जाना है? मेरी बीआरएस सॉरी मेरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या कह रही थी? मुझे कॉस्ट से कहाँ जाना है? कॉस्ट, ये कॉस्ट है ना, कहाँ जाना है? हाथ को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आओ, तो क्या करूंगा? लेस। आया? क्लियर है? आया? तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना था बेटा, जोड़ दे बोलो, सॉरी ये डिटेल का कॉलम बनेगा ही नहीं। 2,20,000 ऐसे ही है। डन। चलो दूसरा अंतर दिखा दो, देखो मटेरियल और वेजेस, इनसे अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल वेजेस यहां भी 10 लाख और 5 लाख ली गई थी, और वहां पर भी 10 लाख और 5 लाख दी गई है, तो इनसे डिफरेंस नहीं आएगा, कट। क्लोजिंग स्टॉक में डब्ल्यू आई पी से भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर भी 70 लिया गया था और वहां पर भी 70 लिया गया। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? लेकिन फिनिश गुड से आएगा डिफरेंस, क्योंकि यहां पे कितना लिया गया था? 1.5 लाख, और वहां पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना लिया गया है? 1,23,000। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ? 27,000 का। क्लियर है? अब तुम इतना समझना, देखो देखो सीधी सीधी बात, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कहां पे लिखा गया है? क्रेडिट साइड में। अंदर बता रहा हूं, मतलब क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखा गया है, क्रेडिट का मतलब क्या? इनकम। तो क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह मानो, मैंने हमेशा ही बोला है इनकम मानो, हालांकि इनकम होता नहीं, लेकिन आप इसे इनकम की तरह ट्रीट करो। अब इनकम यहाँ ज्यादा लिखी गई और नीचे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फिनिश गुड्स कम है, मतलब इनकम कम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर इनकम कम है तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? इनकम कम तो प्रॉफिट भी कम। और मुझे क्या करना है? मुझे कॉस्ट से कहां जाना है? बढ़ाऊंगा, ऐड करूंगा। क्लियर है? पता है क्या लिखूंगा मैं? अंडर वैल्यूएशन। समझ गए कि मैंने वैल्यू कम लिखी थी फिनिश गुड्स की? कितनी? 27,000। ब्रैकेट में माइनस में लिखो। आया? और अंतर कहां से बैठेगा? सेल्स अंदर नहीं बैठेगा, सेल्स बिल्कुल सेम थी। फैक्ट्री एक्सपेंस से बैठेगा। यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? 4.5 लाख खर्चा, और यहाँ फैक्ट्री वाला खर्चा कितना है? 5। मतलब कॉस्टिंग के अंदर खर्चा ज्यादा है, तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट। और यहाँ तो कॉस्टिंग से यहाँ जाना है मुझे, तो क्या करूंगा? आया नहीं आया? कितना? 50। कितना? इसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ज्यादा लिखा था हमने, ज्यादा लिखने का मतलब है ओवर एब्जॉर्ब। नहीं, वर्ड ही यही यूज करना, ओवर एब्जॉर्ब। ये सब आसान है, ओवर एब्जॉर्ब, यही ओवर एब्जॉर्ब ही कहलाता है प्रॉफिट। कितना आ गया? उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन कितना लिखा गया था? 260। और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन कितना लिखा गया था? 193। या कम है ना? या कम है ना? बने कम है, तो कॉस्टिंग में खर्चा कम है, खर्चा कम यानी प्रॉफिट। मुझे यहां से यहां आना है। आया? कितना माइनस? 260 माइनस 193, 60। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसे बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब, कि कम लिखा गया था। आ गया? नेक्स्ट देखो, सेलिंग, यहां कितना लिखा गया? सेलिंग
और नीचे का तो तुम्हें याद होगा 2 लाख लिखा गया था, 2 लाख। अब अगेन यहाँ खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम, क्लियर ही नहीं है। मुझे यहां से यहां जाना, क्या करूंगा, ऐड, कितना, सेलिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, कितना, क्लियर है। और ये तो हमने पहले लिख दिया था, डन। कोई इनकम है नहीं, बात खत्म, निकालो। पहले ऐड करने वाले साथियों को ऐड कर लो, 3 लाख, और ऐड करने वाले ऐड करो, 27, 50, 20 माइनस 220, बोलो कितना आया, 1 लाख। और पहुंचना कहा था हमें, 110 पे पहुंचना था। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, समझ में आया, इन एडवांस, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन कर लें, सपोर्ट चाहिए फुल। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अगर लगा कि आप कर सकते हो तो फिर आपके हवाले कर दूंगा, हालांकि सॉल्यूशन आप सभी के पास होगा। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर। आपको डेटा दे रखा है वही सेम, देखो डायरेक्ट सेम है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। देखो बैड डेट और प्रीलिमिनरी, वहां पर क्या दे रखा था आपको, गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ ऐसे। यहाँ बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, ये है। बात क्लियर हो गए। डिविडेंड रिसिप्ट, ये तुम्हारी इनकम दे दी। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन डिपॉजिट, ये इनकम हो गई। सेल दे दी, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, फिनिशिंग स्टॉक और WIP का। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा डेटा बढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा डेटा बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो गई। बस यहाँ पर क्या था कि कुछ बैड डेट, प्रीमियम एक्सपेंस, लीगल चार्जेस दे रखे, उन्हें खर्चों में लिख देना, कहाँ पर, पीनल में। और इनकम दे रखे आपको जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो इनकम लिख देना। ये खर्चे, ये इनकम कॉस्टिंग में नहीं आते। कॉस्टिंग में तो क्या करोगे, देखो कॉस्टिंग में तो सीधा पहले मटेरियल वेजेस ऐड करोगे, आएगी प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, फिर लेस करोगे वही WIP, फिर ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लेस करोगे फिनिश गुड्स, फिर ऐड करोगे आप सेलिंग ओवरहेड। क्लियर ही नहीं है। अब इसके कैसे कैसे करोगे, यहाँ पे बोला हुआ है, देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन इतना। अब देखो ऊपर मटेरियल अलग है और यहाँ मटेरियल अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में सेम नहीं, सेम था क्योंकि अलग अलग नहीं बोला गया था। ये वाला डायरेक्ट मटेरियल कहाँ लोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब तुम P&L अकाउंट बनाओगे। और ये वाला आप लोगे 56 लाख का जब कॉस्ट शीट बनाओगे, अंदर आ जाएगा। मतलब मटेरियल की वजह से 6 लाख का अंतर पैदा हो रहा है। मतलब कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल नाम का खर्चा ज्यादा लिया जा रहा है। अब खर्चा ज्यादा लेना यानी कि प्रॉफिट कम होना। यहां से जब यहां जाओगे तो ऐड करोगे 6 लाख आया। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। आप जब मटेरियल और वेजेस को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी, उस प्राइम कॉस्ट का 20% क्या निकाल दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड निकाल दोगे। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट ₹6 पर यूनिट ऑफ गुड्स। कितनी यूनिट बेची थी आपने, दे रखी है आपको, आपने कितनी यूनिट बेची है, 1/20, हाँ ये ना। तो सीधा जितनी यूनिट बेची है इंटू 6, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएगा। और सेलिंग ओवरहेड कितने निकलेगा, ₹8 पर यूनिट सोल्ड। 1/20 के मल्टीप्लाई कर देना ₹8 से, तो आपको क्या निकल जाएगा मेरे बेटे जी, सेलिंग ओवरहेड निकल जाएगा। क्लियर है, आसानी से चलेंगे, जहां डिफरेंस है वहां देख लेना बस। और क्या बोला, प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड।
कह रहे भाई P&L अकाउंट बना के दिखाना, भाई कॉस्ट शीट बना के दिखानी है और उन्हें रिकंसाइल करके दिखाना है। पूरा सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी आपके स्टडी मेट में अवेलेबल है, आप करके देख लीजिएगा, बट मैंने क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करवा दिया है। क्लियर ही नहीं है? अब कल वाले लेक्चर के अंदर हम क्या शुरू करने वाले मेरे बेटे जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट की शुरुआत करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सीखेंगे उसे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।